वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मालदीव पहुंचने पर जोरदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मालदीव के पार्लियामेंट में खिताब भी करेंगे। पीएम मोदी को मालदीव के सबसे बड़े एजाज फिलिप कोटलर अवार्ड से नवाजा जाएगा। दूसरी मर्तबा जिम्मेदारी संभालने के बाद मोदी का बैरून ममालिक का पहला दौरा है। मालदीव के बाद पीएम मोदी श्रीलंका भी जाएंगे। साबिक फौजी अफसर सनाउल्लाह को आज गुवाहाटी के डिटेंशन सेंटर से रिहा कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 20,000 के बॉन्ड्स पर उनको जमानत रिहा करने का हुक्म दिया था। सनाउल्लाह को एनआरसी मामले पर गैर मुल्की करार देकर डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया था। सनाउल्लाह ने 10 बरस तक फौज में मुल्क की खिदमत की, लेकिन उन्हें गैर मुल्की करार दे दिया गया। बिहार हुकूमत का कर्ज स्कीम का मंसूबा जमीन पर उतरने से कासिर है। अक़लियती नौजवानों को खुद कफील बनाने के नाम पर शुरू की गई रियासती हुकूमत की इस मंसूबे के तहत साल में 100 करोड़ रुपया खर्च किया जाना था, लेकिन रवा माली साल का 1 रुपया भी अब तक खर्च नहीं हो सका है। जमीयत उलमाए बिहार ने वजीर आला तेज कुमार को इस जानिब पहल करने की अपील की है। जेडीयू लीडर असलम आजाद ने भी स्कीम नाफिज नहीं होने पर अफसोस का इजहार किया। ज़रूरतमंदों को मिल नहीं रहा है, उसमें क्या दिक्कत होती है, क्यों नहीं मिल पाता है। अगले साल का भी फंड बहुत बच गया, अभी तक भी मिला नहीं है। फंड की कमी है नहीं, सरकार की स्कीम अच्छी है, लेकिन ज़मीन पर धरातल पर नहीं। ज़रूरत इस बात की है, चीफ मिनिस्टर जिस तरह सब महकमों का मुहासबा करते हैं, रिव्यू करते हैं, उसकी कारकर्दगी को देखते हैं कहाँ तक हुआ कहाँ नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि अक़लियती मालियाती कारपोरेशन, अक़लियती फलाह बहबूद का जो महकमा है, उसमें अक़लियती मालियाती कारपोरेशन के कामों को रुका भी जायज़ा लें वो, और देखें कि क्यों नहीं हो, क्या दिक्कत है, लोगों को कर्ज मिलने में क्या दुश्वारी है, उसको उस तरीके को सहल और आसान करें। ऐसा लगता है कि अक़लियतों के हवाले से जो काम होते हैं उसको सरकार भी भूल जाती है या लोग भी भूल जाते हैं। यही वजह है कि 100 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं। अगर 100 आदमी को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए तो बहुत बड़ा काम किया जा सकता है और हज़ारों हज़ार लोग उससे जो है जुड़ सकते हैं और फलाही स्कीमें चलाई जा सकती हैं और बेकारी और बेरोज़गारी दूर और एहसास कमतरी जो है वो भी दूर होगा। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि दरमियान में चूँकि इंतखाबात आ गए थे तो बहुत सारे काम रुके हुए थे। हम समझते हैं कि अब सरकार इस पर तवज्जो देगी। महाराष्ट्र में एसएससी बोर्ड के नताइज का ऐलान हो गया है। इस साल कामयाबी का तनासुब 77.10 रहा। गुज़िश्ता साल की बनिस्बत तलबा की कामयाबी के फीसद में कमी आई है। रवा साल 16,18,666 तलबा ने इम्तहान में शिरकत की थी, जिसमें से 12 लाख तलबा ने कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने अलीगढ़ में मासूम बच्ची के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को वजीर आला के ओहदे से हटा देना चाहिए। हमारी नुमाइंदा प्रीति ने राशिद अल्वी से खास बातचीत की। यूपी सरकार भले ही कितने ही दावे कर ले कि लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुआ है, लेकिन जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, खासतौर पे अगर हम अलीगढ़ की घटना ले लें तो काफी ही शर्मनाक घटना है। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अलीगढ़ की घटना को लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं इसको निंदा करने के लिए। जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। उत्तर प्रदेश में कानूनी व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक के बाद एक इस तरीके के वाक़यात लगातार हो रहे हैं। कभी मासूम बच्चे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ना होने से मारे जाते हैं, गोरखपुर में और दूसरी जगहों पर। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी अमरोहा के अंदर एक दलित लड़के को शादी पर घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया, सारे अखबारात के अंदर आया, मंदिर नहीं जाने दिया। अब ये वाक़या अलीगढ़ के अंदर हुआ है 2.5 साल बच्ची के साथ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कानूनी व्यवस्था में फेल हो चुकी है यूपी सरकार। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी नए प्रधानमंत्री बने हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदलना चाहिए। सर, स्टैचू उन्होंने लगाया और साथ में ये भी कहा कि जल्द ही राम मंदिर का निर्माण होगा, तो
इसको ये तो 30 साल से सुनते सुनते लोग थक चुके हैं। आप देखेंगी कि जब 2024 का मैनिफेस्टो बीजेपी का आएगा उसमें भी ये जुमला लिखा होगा कि हमारा कमिटमेंट है। आपकी सरकार यूपी में है, आपकी सरकार दिल्ली में है, कौन रोक रहा है आपको? आपकी राम में कोई आस्था नहीं है। अभी नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे चुनाव से पहले, क्या गए थे मंदिर के अंदर? मंदिर तो वहाँ मौजूद है, सिर्फ बनाना ही तो है, वहाँ तो पूजा हो रही है। आप लोग फेवर में है कि मंदिर में? हमारा मानना है कि या तो समझौते से, आपस की बातचीत से होना चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको मानना चाहिए। देश के अंदर कानून का राज है, लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम हर संभव कोशिश करेंगे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में और अटल जी के 6 साल में आपने कौन सी कोशिश की? एक कोशिश आपने नहीं की है मंदिर बनाने की। शुक्रिया से बात करने के लिए। सुना आपने, ये थे राशिद अल्वी, जिनका साफ कहना था कि अलीगढ़ में जिस तरीके की घटना हुई है उसको उत्तर प्रदेश सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। आंध्र प्रदेश में आज 25 वुजरा ने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। जगनमोहन रेड्डी ने अपनी काबीना में 5 डिप्टी सीएम को भी शामिल किया है। राजधानी अमरावती में सेक्रेटरीट के करीब हलफबरदारी तकरीब मुनक्किद की गई थी। गवर्नर ESL नरसिम्हन ने 25 वुजरा को हलफ दिलाया। जगनमोहन रेड्डी ने मुकम्मल काबीना बना ली है। याद रहे कि जगनमोहन रेड्डी ने पद यात्रा और इंतखाबी मुहिम के दौरान कुछ लीडरों को रियासती वजीर बनाने का वादा किया था। जगनमोहन रेड्डी ने आज वजीर-ए-आला के तौर पर सेक्रेटरीट पहुंचकर अपने ओहदे का चार्ज लिया। वजीर-ए-आला जगनमोहन रेड्डी ने 3 फाइलों पर दस्तखत किए, जिनमें आशा वर्करों की तनख्वाह 3,000 से 10,000 रुपए करने, अनंत एक्सप्रेस हाईवे के लिए मरकज से मंजूरी और जर्नलिस्टों के सेहत बीमे को 10 लाख रुपए करने की फाइलें शामिल हैं। MIM सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि MIM अराकीन असेंबली की तादाद तेलंगाना असेंबली में दूसरे नंबर पर है, इसलिए स्पीकर इसके MLA को ऑपोजिशन लीडर का ओहदा दे। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस के 12 अरकान असेंबली की TRS में शमूलियत के बाद MIM ऐवान में दूसरी बड़ी पार्टी बन गई है। कांग्रेस के पास अब 6 अरकान असेंबली है, जबकि MIM के पास 7 अरकान असेंबली है। तांडूर म्यूनसिपैलिटी में जब चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा था तो इन्होंने ही हमारे 4 कॉरपोरेटरों को ख़रीद लिया था और हमको चेयरमैन के पोस्ट से डिनाई कर दिया गया। जब उनको सब याद नहीं आया, यहाँ पर तेलंगाना में कई हमारे कॉरपोरेटरों को ले लिए, जब उनको याद नहीं आया तो अंग्रेज़ी की जो कहावत है ना कि व्हाट गोज़ राउंड कम्स अराउंड, तो अब उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है। दूसरी बात यह है कि जब स्पीकर तेलंगाना ने फैसला लिया है तो वो उनको तो इख्तियार है एक्ट के लिहाज से, और हम स्पीकर तेलंगाना से ये गुजारिश करेंगे कि क्योंकि MIM सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है और MIM को लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट मिलना चाहिए। तीसरी बात यह है कि दिल्ली असेंबली में 70 की विधानसभा है, 70 MLAs की, उसमें बीजेपी के 3 MLA हैं, तब भी उनको दिया गया ना। अब जब MIM के साथ हैं तो हम स्पीकर तेलंगाना से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमको लीडर ऑफ अपोजिशन का हमारे पार्टी को पोस्ट दीजिए, क्योंकि हमारा नंबर कांग्रेस से बढ़कर है। मुलायम सिंह यादव एक मर्तबा फिर से यादव समाज को इकट्ठा करने में जुट गई हैं। समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए नरेश अग्रवाल ने कहा कि अखिलेश यादव ने पार्टी और उसके बड़े लीडरों का जनाजा निकाल दिया है, इसलिए उसका कोई फायदा नहीं होगा। बीजेपी को शिकस्त देने की किसी में हिम्मत नहीं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल जी हैं। सर, देखा जाए तो इस समय उत्तर प्रदेश में यादव परिवार को एक बार फिर एकजुट करने के लिए मुलायम सिंह यादव जी सामने आ गए हैं। आप किसी जमाने में मुलायम सिंह जी के बहुत करीबी रहे हैं, क्या लगता है आपको एकजुट कर पाएंगे? और शिवपाल यादव को मिलाने के पूरी कवायद में जुटे हुए हैं, कहते हैं कि ये मास्टरमाइंड रहे पार्टी के। देखिए, मेरी थोड़ी शिवपाल के प्रति हमदर्दी रहती है, तो पहले तो हम अपने माध्यम से शिवपाल को यही सलाह देंगे कि शिवपाल एक गलती मत करना, तुम कठपुतली बना दिए जाओगे पार्टी में, क्योंकि उसकी डोरी तो अखिलेश के हाथ में रहेगी।
कल अखिलेश फिर तुम्हें किसी भी जंक्शन पे निकाल सकता, तुम क्या कर पाओगे? तो तुमने अगर नई पार्टी बनाई तो उस पार्टी को बनाए रखो, जिंदा रखो, लड़ते रहो। संघर्ष जब कर ही रहे तो अपनी पार्टी के लिए करो, दूसरों किराए के लिए काहे के लिए संघर्ष करो? इसे किराए की कोख मत बनाओ अपने आप को, अपनी पार्टी के लिए लड़ो, अपनी पार्टी करो। और जाओगे सपा में तो फिर धोखा खाओगे, जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाओ। अखिलेश ने शिवपाल को मारा, अब एक तीर से रामगोपाल को खत्म कर दिया। तो अखिलेश ने सब चचा पिता सबको तो खत्म कर दिया, उसको चाटकारों के बीच में घुरा है, एसी से बाहर निकल नहीं सकता। तो वो कोई नेता थोड़ी ना है, वो तो मैं कहूँगा कि सत्ता भोगी है। और जब उसको ये समझ में आ गया कि मायावती से गठबंधन में मायावती प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये अखिलेश मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो वो इतना अपरपक्व नेता है। कल हम प्रधानमंत्री बन जाए तो हम मुख्यमंत्री अपना चमचा बनाएंगे कि अपना विरोधी बनाएंगे? तो जब उनको इतनी सोच नहीं है तो उसके लिए क्या कहो, तो पार्टी खत्म होने जा रही है, वो कभी पार्टी खड़ी नहीं कर सकती। सर, एक खबर आ रही है कि अब 11 सीटों पे जो उपचुनाव हो रहा है उसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक दल तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। क्या लगता है इस पार्टी, अगर ये तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो कुछ फायदा होगा? सर, सब मिलकर लड़ भी चुके हैं। 17 के विधानसभा के चुनाव में तो कांग्रेस और दोनों मिलकर लड़ी थी, और लोकदल बाप बेटे की पार्टी तिरलुप्त पार्टी हो गई, लोकदल कहाँ रह गई? तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ये सब कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हराने की इस किसी में ताकत नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अजय पार्टी बनी रहेगी। सर, आखिरी सवाल, अलीगढ़ में जो घटना घटी है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये सबको शर्मनाक घटना है, हम सबको दुख है, और मुख्यमंत्री जी ने बहुत तेजी से SIT का गठन किया है। 2 लोग अरेस्ट भी हुए हैं, और जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अगर कोई अधिकारी ने लापरवाही की तो उसके खिलाफ भी बहुत कड़ी कार्रवाई की जाए। न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर सीजफायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान की जानिब से पुंछ जिले के शाहपुर सेक्टर में गोलीबारी की गई। पाकिस्तान मुसलसल सीजफायर की खिलाफ वर्जी करता रहता है। पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेजी का हिंदुस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। जंग आज़ादी में अपने रोज़े कलम से जिन शायरों ने हिस्सा लिया उनमें एक बड़ा नाम शमीम करहानी का है। शमीम करहानी के हम असरों में फैज अहमद फैज, जोश मलिहा आबादी, सरदार जाफरी और साहिर लुधियानवी जैसे मकबूल तरीन शायर शामिल हैं। उसके बावजूद अपना एक अलग मकाम बनाने में कामयाब रहे। पेश शमीम करहानी की यौम पैदाइश पर खास रिपोर्ट। याद माजी गमे इमरोज उम्मीद फरदा, कितने साए मेरे हमराह चला करते हैं। उर्दू के जिन शायरों ने हमारी जंग आज़ादी में अपने जोर कलम से हिस्सा लिया और अपनी शायरी से इस जद्दोजहद को तक़वियत पहुँचाने के अलावा उर्दू अदब के सरमाए में भी इजाफा किया, उनमें एक रोशन नाम शमीम करहानी का भी आता है। शमीम करहानी 8 जून 1913 को सूबा उत्तर प्रदेश के जिला मऊ के मौजा करहान के एक जमींदार घराने में पैदा हुए। इनका असल नाम सैयद शमसुद्दीन हैदर था, लेकिन शमीम करहानी के नाम से वो इस कदर मशहूर हुए कि एक मरतबा खुद ही अपना नाम भूल गए। सानवी तालीम इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल की और मौलवी कामिल मुंशी की सनद भी हासिल की। मौलवी को शमीम करहानी ने अपना पेशा बनाया, साथ ही रोजनामा कौमी आवाज और एंग्लो अरबिक स्कूल देहरी से वाबस्ता रहे। शमीम करहानी फारसी के स्कॉलर थे, लेकिन इन्होंने शायरी के लिए उर्दू को चुना। जिंदगी का पहला शेर जब कहा तो उनकी उम्र 8 साल थी। इनकी इनकलाबी शायरी ने अवाम को अपनी तरफ रागिब किया और जल्द ही शमीम करहानी तरक्की पसंद मुसन्निफीन की तहरीक से जुड़ गए। 1948 में महात्मा गांधी की शहादत पर इन्होंने एक दिलदोज नज़म लिखी, जगाओ ना बापू को नींद आ गई है। ये नज़म पूरे मुल्क में सुनी और सराही गई। मुल्क के पहले वजीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौजूदगी में भी इन्हें ये नज़म सुनाने का मौका मिला। बाद में जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें दिल्ली बुला लिया, जहां 3 मूर्ति भवन में इनकी पंडित जी से मुलाकात हुई। शमीम करहानी के हम असरों में फैज अहमद फैज, जोश मलिया आबादी, सरदार जाफरी और साहिर लुधियानवी जैसे मकबूल तरीन शायर शामिल थे। इसके बावजूद वो अपना एक अलग मुकाम बनाने में कामयाब रहे। शमीम बुनियादी तौर पर गजल के शायर थे, लेकिन उन्होंने उर्दू शायरी के तकरीबन सभी असराफ में तबा आजमाई की और दाद सुखन पाई। इनके शेरी मजमुओं में बर्क़ बारा, रोशन अंधेरा, तराने, अक्से गुल, सुबह फारा वगैरह शामिल है।
उर्दू के मुशायरों से भी इन्हें बड़ी शोहरत मिली। आजादी के बाद अरसे तक कोई ऐसा बड़ा मुशायरा नहीं हुआ जिसमें शमीम करहानी ने शिरकत न की हो। शोहरत व मकबूलियत के इसी जमाने में 19 मार्च 1975 को इनका इंतकाल हो गया। ये शहर है शहर जरदारी, क्या होगा शमीम अंजाम तेरा, यहाँ जहन खरीदा जाता है, यहाँ अहले कलम बिक जाते हैं। बुझा है दिल तो न समझो कि बुझ गया गम भी, कि अब चिराग के बदले चिराग की लौ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मॉनसून केरल के साहिल से टकरा गया है। महकमे मौसमियात ने इसकी तस्दीक करते हुए पेशगोई की है कि केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार जजीरों का इक्का दुक्का मकामात पर भारी बारिश हो सकती है। शुमाल मशरक़ी रियासतों में भी बारिश की पेशगोई की गई है। शुमाल हिंद सख्त गर्मी की गिरफ्त में है। लोग मानसून की दुआएं मांग रहे हैं। मानसून ऑनसेट आज हो चुका है। आज 8 तारीख है। उसमें एक हफ्ते का देर हो गया है, क्योंकि 1 जून है हमारा नॉर्मल डेट ऑफ ऑनसेट। और उसमें केरल के सदर्न पार्ट्स में सेट इन हो गया, उसके साथ साथ लक्षद्वीप आइलैंड्स पूरा कवर हो गया। और आने वाले 48 घंटों में हमारा उम्मीद है कि और एडवांस हो सकता है ये रीजन में, कवरिंग रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ लक्षद्वीप एंड केरला। एंड और उसके साथ ये 48 आवर्स में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का सदर्न पार्ट्स भी मानसून कवर हो सकता है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कास्कर इन दिनों थाने जेल में कैद है और वहां वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है। कास्कर के वकील ने कोर्ट में अर्जी पेश की कि कास्कर को मुंबई के जेजे या सेंट जॉन अस्पताल में दाखिल कराया जाए। कोर्ट ने जेलर को इकबाल कास्कर की जांच के बाद अस्पताल भेजने का हुक्म दिया, लेकिन कास्कर के वकील का इल्जाम है कि जेल इंतजामिया ने सिविल अस्पताल में मामूली चेकअप कराने के बाद कास्कर को बजाय अस्पताल में भर्ती कराने के जेल भेज दिया। डायबिटीज़ है और बीपी का प्रॉब्लम है। आपने भी देखा होगा वो किसी के सहारे बिना चल नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमने कोर्ट को एक अर्जी की थी कि हमको ये ऐसे प्रॉब्लम है तो हमें हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट दिया जाए। तो कोर्ट ने उस हिसाब से कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, दरख्वास्त की कि हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट बराबर नहीं मिलने की संभावना है। इसलिए हमने उनको कोर्ट को एक विनंती की, रिक्वेस्ट किया कि हमको थाने सिविल के बजाय हमको जेजे या सेंट जॉर्ज में भेजा। वैसे कोर्ट ने ऑर्डर आदेश किया कि इनको थाने जेजे या सेंट जॉर्ज में भेजा जाए। फिर भी इन्होंने आज षड्यंत्र या एक नौटंकी करके इन्होंने टक्कर के यहाँ पे भेजा। वो बचने के लिए कोर्ट का आदेश होते हुए बचने के लिए उन्होंने यहाँ पे लेके आए। एप्लीकेशन करने वाले हैं कि आपका आदेश होने के बावजूद उन्होंने हमें थाने सिविल में लेके गए और वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट बराबर हुआ नहीं मतलब यहाँ पे इतनी फैसिलिटी नहीं है या इतनी सुविधाएं नहीं है जो कि इनको ट्रीटमेंट दिया जाए। या दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने मेट्रो और डीटीसी बसों में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत देने का ऐलान किया है, लेकिन बीजेपी को इस मंसूबे में सियासत नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार जल्द ही दिल्ली मेट्रो और बसों में खवातीन के लिए टिकट फ्री करने की बात कह रही है, जिस पर दिल्ली बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी वादा है, क्योंकि जल्द ही दिल्ली में असेंबली के चुनाव होने हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल खवातीन के वोट हासिल करने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। केजरीवाल साहब से मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप 1 साल पहले किराए बढ़ाए थे मेट्रो के, तब तो आपने कह दिया मेट्रो से मेरा लेना देनी, केंद्र किराए बढ़ा रही है। आप बगैर केंद्र सरकार की कंसल्ट के बगैर कैसे कह सकते हो मेट्रो के किराए फ्री कर देंगे हम लोग महिलाओं के लिए? और महिलाओं के फ्री कर देंगे तो केंद्र सरकार मांग कर रही है काफ़ी लंबी समय से कि सीनियर सिटीजन जो हैं उनको फ्री होना चाहिए कम से कम 60 साल से उम्र। और जो स्कूल के कॉलेज के बच्चे हैं एजुकेशन लेने जाते हैं, एजुकेशन राइट टू एजुकेशन एक्ट अगर है, एजुकेशन सबके से कंपलसरी है, तो बच्चा अगर स्कूल जा रहा है आ रहा है तो मेट्रो में वो क्यों ना फ्री चला दिया जाए? तो इसलिए केजरीवाल ही वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अपने कर्तव्य को निर्वाह ना करते हुए वो बार बार इस बात को कहते हुए वो पहले केंद्र से कंसल्ट करते, बैठते और बात करने के बाद कहते। दिल्ली सरकार के इस मंसूबे को लेकर कांग्रेस लीडर जेपी अग्रवाल का कहना है कि पिछले 4.5 साल में अरविंद केजरीवाल को खवातीन की याद नहीं आई। अब दिल्ली में असेंबली चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में वोट हासिल करने के लिए मुफ्त सफर की बात कह रहे हैं।
जबकि दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया का कहना है कि दिल्ली की खवातीन को मेट्रो और बसों में फ्री सफर कराने के लिए दिल्ली सरकार के पास प्लान भी है और पैसा भी। तो बात है, इनकी राजनीति झूठ पर आधारित रही है और ये पार्टी जब से 5 साल पहले बनी तो जो वायदे इन्होंने करे थे उस पर खरे नहीं उतरे आज तक। आज एकदम क्योंकि चुनाव आ गया, इनकी बहुत बुरी शिकस्त अभी पार्लियामेंट के चुनाव में हुई है। जितने बड़ी बातें ये करते थे, दिल्ली वालों ने इन्हें नकार दिया बहुत बुरी तरह, जमानतें जब्त हो गई, पोलिंग बूथ पे लोग नहीं थे इनके, कैडर इनके पास है नहीं। तो अब ये कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा जिसके ऊपर जाकर ये चुनाव लड़ सकें। देखिए, महिलाओं को मेट्रो और बसेस में फ्री टिकट के मसले पर जिस तरह से बीजेपी विरोध कर रही है और तरह तरह से उसमें बहाने निकाल के ला रही है, मैं खुद गया जनता के बीच, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ गया। लोग कह रहे हैं जनता के लिए होना चाहिए और बीजेपी की तरफ से आ रहा है कि बेकार स्कीम है, नहीं होनी चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है, या जो भी वो बोल रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है और हमारा पूरा भरोसा है कि इससे सिर्फ महिला सुरक्षा ही नहीं बल्कि विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा कदम होगा। और जो महिलाएं अभी दूर तक जॉब करने के लिए नहीं जाने का सोचती हैं किराए की वजह से, वो भी दूर इलाकों में जा सकेंगी। मेट्रो और बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा योजना को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आमने सामने है। दिल्ली सरकार इस योजना को जल्द लागू करने की बात कह रही है, वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि इस योजना को लेकर दिल्ली सरकार के पास ना तो कोई प्लानिंग है और ना ही पैसा और ना ही कोई प्रपोजल अभी तक केंद्र सरकार के पास आया है। वहीं आम जनता का कहना है कि अगर ये योजना लागू हो जाती है तो बेहद खुशी की बात है। कुछ महिलाओं का कहना है कि हम आखिरकार दूसरों पे क्यों डिपेंडेंट बने, अगर योजना लागू होनी है तो सब पर लागू होनी चाहिए। और इसके साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में केजरीवाल सरकार सिर्फ एक चुनावी वादा और करती नजर आ रही है ताकि महिलाएं उनकी पार्टी की तरफ आकर्षित हो। तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मेट्रो और बसों में दिल्ली की महिलाएं मुफ्त यात्रा कर पाएंगी या नहीं और ये योजना कब तक लागू होगी। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। मोदी सरकार इस बार मेंबरान पार्लियामेंट को नए बंगलों का तोहफा देने जा रहे हैं। ये बंगले दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में बनाए गए हैं। इन बंगलों में तमाम जदीद सहूलियात का ख्याल रखा गया है। अब देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। दिल्ली में नॉर्थ एवेन्यू इलाके में मेंबर पार्लियामेंट के लिए बनाए गए यही वो डुप्लेक्स बंगले हैं जिन्हें माहौलियात को नजर में रखकर बनाया गया है। इन डुप्लेक्स बंगलों में जदीद सहूलियात का खास ख्याल रखा गया है। मोदी सरकार ने नए सांसदों के लिए आलीशान बंगले तैयार किए हैं। आप देख सकते हैं कि डुप्लेक्स बंगले तैयार किए गए हैं जिसमें नए निर्वाचित सांसद यहां पर रहेंगे। इन बंगलों में क्या क्या सहूलियात दी गई हैं, आइए ये जान लेते हैं। नए डिजाइन से बनाए गए हैं कमरे। बंगले में 4 बेडरूम की सहूलत है। ऑफिस, गेस्ट रूम और सर्वेंट रूम भी मौजूद है। पार्किंग के लिए अंडरग्राउंड इंतजामात हैं। अंडरग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए लिफ्ट बनाया गया है। केबल, इंटरनेट और इंटरकॉम जैसी सहूलियात दस्तयाब हैं। क्लीन पावर के लिए छतों पर सोलर पैनल बनाया गया है। तामीर में लोहे से ज्यादा स्टील का इस्तेमाल किया गया है। मेंबर पार्लियामेंट के लिए बने इन बंगलों में भी साबिक मरकजी वजीर राजीव प्रताप रूडी ने भी अहम किरदार अदा किया है। जैसे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि वीआईपी कल्चर से बाहर निकालना है और एक समानता होनी चाहिए। मुझे लगता है ये समानता देने के लिए बहुत अच्छा स्थान है। इस घर में आप बैठ के योगा भी कर सकते हैं, पूजा घर का भी व्यवस्था है, किचन भी है, स्टाफ रूम भी है और जिस बेडरूम में आप रहेंगे उसमें रोशनी पर्याप्त है। आप बाहर हरियाली देख करके अपने विधायी कार्यों का भी आप निष्पादन कर सकते हैं। तो एक प्रकार से एक पॉजिटिव ऑरा का मकान है। फिलहाल सरकार ने ऐसे 34 बंगले तैयार किए हैं जिन्हें मुतय्यना वक्त में बनाया गया है, लेकिन जल्द ही 144 बंगले और बनाए जाएंगे जिनमें मेंबर पार्लियामेंट रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।